हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 जो है इसका फर्स्ट ए एल्केलाइन मेटल्स यानी कि क्षारीय धातु, उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं और उनसे जो जो यौगिक बनाए जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रुप सेकंड ए के बारे में यानी कि एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में 6 एलिमेंट्स होते हैं जो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, तो इनमें से जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो इन तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ओके, और इनका सामान्य हम लक्षण देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्षारीय मृदा धातु जो है एस ब्लॉक में है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 टाइप का। ठीक, यानी कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन। और इससे पहले जब हमने देखा था क्षारीय धातुओं तो उसमें क्या था, NS1 था, यानी कि एस ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 2। तो आइए हम देख लेते हैं इसको। बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, सबका एटॉमिक नंबर बेरियम का 4, मैग्नीशियम 12, 20, फिर है 38, 56, 88, है ना, यही है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लेते हैं। इसका होता है बेरियम का 1s2 2s2। इसका देखिए मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। लास्ट देखते चलिए, S2 आ रहा है। कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये होगा। स्ट्रॉन्शियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद जाएगा ये 10 में 3d10 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। फिर होगा 4s2 4p6 और 6s2। ओके, बेरियम का देखिए फोर पी सिक्स 6s 4p6 के बाद आएगा 4d10। ठीक है, एलिमेंट्स देखिए 56 है ना, तो इसमें आएगा 4d10 और इसके बाद आएगा 5s2 5p6 और 6s2। एक बार जैसे काउंट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। तो इसके बाद रेडियम देखते हैं। रेडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 3s2 के बाद 3p6 है ना, 3p6। इसके बाद आएगा 3d10। ठीक, फिर 4s2, फिर 4p6 4d10। अब देखिए डी के बाद 4d10 जब आएगा, इसके बाद हम रेडियम में लिखेंगे एफ तक जाएगा इसका, तो हम लिखेंगे 4f14। फिर है
5s2, 5s6 और 5d10 तक जाएगा इसमें। इसके बाद आएगा 6s2, 6p6 और 7s2। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा रेडियम का। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो याद रखने के लिए हैं। जब आप काउंट करने लगेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। जब लगातार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए इसके भौतिक गुण देख लेते हैं। पहला है इसकी भौतिक अवस्था देख लेते हैं कि इन तत्वों की भौतिक अवस्था कैसी है। तो क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं ये सभी कैसे होती हैं? सफ़ेद, आघात वर्धनीय, तन्य और धात्विक चमक युक्त होती हैं, है ना। कैसी होती हैं? सफ़ेद होती हैं। आघात वर्धनीय समझ रहे होंगे, यानी कि इनको पीटा जा सकता है ना, आघात वर्धनीय। इसके अलावा तन्य, यानी कि इन्हें पतला करके एक तार का रूप दिया जा सकता है, ताना जा सकता है। इसके अलावा इनमें धात्विक गुण होता है, धात्विक चमक युक्त होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? धात्विक चमक युक्त होते हैं। और इसके अलावा क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं ये क्षार धातुओं से अधिक कठोर होती हैं। ठीक है, क्षार धातुओं से अधिक कठोर होती हैं, है ना। और इनकी जब कठोरता की बात की जाए तो क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी कठोरता घटती जाती है। लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कठोरता घटती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो देखिए लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं काफ़ी अधिक होती हैं, किंतु ये क्षार धातुओं की तुलना में छोटी होती हैं, है ना। यानी कि इनका साइज जो है ये क्षार धातु की तुलना में छोटा होता है। बेरियम से रेडियम तक जाने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। मतलब इनकी जो है खुद की त्रिज्या तो बढ़ेगी, लेकिन क्षार धातु की अगर तुलना की जाए क्षार धातुओं से तो कह रहा है कि क्षार धातुओं की तुलना में छोटी होती हैं, है ना। तो देखिए इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु जो त्रिज्या होती है क्षारीय मृदा धातु की क्षार धातु की तुलना में छोटी होती है, क्यों, है ना। तो इस तरह से पूछा जाता है। साथ में यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि बेरियम से रेडियम तक जाने पर इनकी परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं, क्यों, स्पष्ट करें, है ना। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि क्षारीय मृदा धातु की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं जो हैं काफ़ी अधिक होती हैं, लेकिन ये क्षार धातु की तुलना में छोटी होती हैं, तो ऐसा क्यों। तो इस तरीके से 2 या 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो देखिए क्षारीय मृदा धातु जो है ये क्या होती है कि इनका क्षारीय मृदा धातु में आप देख रहे हैं कि ये सेकंड ए का है ना। तो सेकंड ए में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। देखिए फर्स्ट ए जो था क्षारीय मृदा धातु उसमें क्या था, अंतिम कोश में अंतिम जो था NS1 था, है ना। ठीक, अंतिम उपकोष था S, ठीक। तो उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन क्षारीय मृदा धातु का क्या है NS2, ठीक। S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अंतिम जो उपकोष है S इसमें फुलफिल्ड होता है ना, फुलफिल्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन। और क्या कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जब आप बाएं से दाएं जाएंगे, क्षार धातु से क्षारीय मृदा धातु जाएंगे, फर्स्ट ए से
सेकेंड ए में जाएंगे तो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक तो बढ़ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश अधिक होगा, है ना। नाभिकीय आवेश जो है इन पर अधिक हो जाता है। तो हम यही लिखेंगे कि क्या होता है कि क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं का नाभिकीय आवेश अधिक होता है। ठीक। और नाभिकीय आवेश यानी कि नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करेगा। ठीक। जब आकर्षित करेगा तो जो इनका आकार होगा वो क्या करेगा, वो खींचेगा नाभिक की तरफ, तो सिकुड़ेगा यानी कि छोटा होगा, है ना। तो नाभिकीय आवेश क्षारीय मृदा धातु का अधिक होने के कारण इनका जो है क्षार धातु की तुलना में ये इनका आकार छोटा होता है ना। समझ में आ रहा है। नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर अधिक आकर्षण बल से आकर्षित होते हैं, जिससे कि इनका साइज क्षार धातुओं की तुलना में कम हो जाता है। नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे जिससे क्या होता है, धातुओं की जो आणविक त्रिज्याएं होती हैं या परमाणु या आणविक त्रिज्याएं जो भी कहें वे छोटी होती हैं, है ना। आकर्षित होगा, जब आकर्षित होगा खींचेगा तो उसकी साइज कम होगी। ठीक। तो जिससे क्या होता है, आकार छोटा होता है। ठीक है। फिर देखिए लिखा है कि बेरियम से रेडियम तक जाने में, यानी कि एक समूह की बात कर रहा है वर्ग में। जब आप देखेंगे तो बेरियम ऊपर है रेडियम नीचे है ना, तो यानी ये ऐसे कह रहा है कि बेरियम से नीचे तक जाने में, बेरियम से रेडियम तक जाने परमाणु तथा आणविक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। क्यों? तो जब बेरियम से रेडियम तक जाएंगे तो क्या होगा, एक कोष बढ़ता जाएगा, है ना। एक कोष जो है इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख लीजिए। बेरियम है, ठीक, यहाँ पे दूसरा कोष है। रेडियम में देखिए, रेडियम में 7वां कोष है ना, 7वां कोष है। यानी कि बेरियम से जब नीचे जा रहे हैं तो एक एक कोष जो है ऐड होता जा रहा है। कोष ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। कोष ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन रेडियम में 88 इलेक्ट्रॉन है। तो कोष बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, बीच में परिरक्षण प्रभाव भी तो पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में परिरक्षण प्रभाव है। साथ ही क्या है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, कोष की संख्या बढ़ी, तो क्या हुआ, नाभिक से दूरी बढ़ी। तो नाभिक से दूरी बढ़ी तो नाभिकीय आवेश क्या हो गया, कम हो गया, है ना। नाभिकीय आवेश क्या हुआ, कम हुआ। और जिससे कि इलेक्ट्रॉन का जो क्या है, ये परमाणु तथा आणविक त्रिज्या जो है ये बढ़ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे तक जाने में, देखिए ये आपको इलेक्ट्रॉन के अगर नाम नहीं याद होंगे प्रत्येक समूह का, प्रत्येक ब्लॉक में, कि एस ब्लॉक में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक में कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन में बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना, एलिमेंट्स हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वर्ग की बात कर रहा है कि आवर्त की बात कर रहा है ना। जैसे बेरियम से रेडियम तक अगर नहीं पता रहेगा कि बेरियम क्या है, ये आवर्त में ऐसे बढ़ता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो हम कैसे पता करेंगे, नहीं पता चल पाएगा। ठीक। तो याद होना चाहिए। तो देखिए बेरियम से रेडियम तक जाने में यानी कि एक वर्ग की बात कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि वर्ग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर कोष की संख्या भी बढ़ती है, यानी कि नया कोष, हम कह सकते हैं नया कोष जुड़ता जाता है, नया कोष जुड़ता जाता है। ओके। जिससे
नया कोष जोड़ेगा तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश कम होगा। नाभिकीय आवेश घटता है या कम होता है, जो भी आप लिखें, घटता है। घटता है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेघ जो है फैल जाता है ना। इलेक्ट्रॉन मेघ फैलेगा और क्या होगा, नाभिक का आकार बढ़ेगा। जिससे परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट है गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्षार धातुओं की तुलना में इनके गलनांक और क्वथनांक, इनके किनके, क्षारीय मृदा धातु की बात कर दिया है कि क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातु के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों, है ना। या फिर ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, स्पष्ट करें कि क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि देखिए क्षारीय मृदा धातु के संयोजी कोष में हमने अभी देखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष समझ रहे हैं ना, सबसे अंतिम वाला कोष, ठीक। तो क्षारीय मृदा धातु के संयोजी कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि क्षार धातु के संयोजी कोष में कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन होते थे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या अधिक हो जाती है तो उनके बीच में शक्तिशाली धात्विक बंधों का निर्माण होता है, ठीक है। जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है तो शक्तिशाली धात्विक बंधों का निर्माण होता है, और इसी कारण से क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, ठीक। चलिए इसे लिख लेते हैं कि क्षारीय मृदा धातु के संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि क्षारीय धातुओं में क्षार धातु के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर, यानी कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर उनके बीच में धात्विक बंध बनता है ना। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर उनके बीच धात्विक बंध बनता है। धात्विक बंध कैसा बनता है, शक्तिशाली बनता है ना। यहाँ लिख लीजिएगा शक्तिशाली धात्विक बंध बनता है, और इन्हीं शक्तिशाली धात्विक बंध के कारण ही क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक। जिसके कारण क्या कहेंगे, क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातु के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। तो इसमें देखिए पहला है आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को उसमें बताना है ज़्यादा कुछ। तो देखिए लिखा हुआ है कि क्षारीय मृदा धातु की आयनन ऊर्जाएं काफ़ी कम होती हैं, किंतु ये क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती हैं, क्यों। क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन ऊर्जाएं काफ़ी कम होती हैं
फिर भी ध्यान से सुनिए कि क्या होता है आयनन एंथैल्पी। कि किसी उदासीन विलगित परमाणु में से परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है ना। यानी कि किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में प्रयुक्त ऊर्जा, ठीक, उसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी। तो वही कह रहा है कि क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन ऊर्जाएं काफ़ी कम होती हैं। क्यों होती हैं काफ़ी कम? क्योंकि इनका जो है आकार बड़ा होता है, और बड़ा परमाणु आकार है तो नाभिकीय आवेश क्या होगा? कम होगा, है ना। अगर किसी परमाणु का आकार जो है, जैसे कि यहाँ देखिए न कोई नाभिक है ना। ये देखिए मैंने पहला कोश है, ये दूसरा कोश हुआ, ठीक, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब नाभिक का सबसे ज़्यादा आकर्षण किस पर लगेगा? पहले वाले कोश पर, ठीक, उससे कम दूसरे पर, उससे कम तीसरे पर, और उससे भी कम चौथे वाले कोश पर ये आकर्षण बल होगा इसका, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ तो आकर्षण बल कम हुआ सबसे कम, और इसके अलावा देखिए कोश की संख्या बढ़ी। इसके अलावा बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का जो एक तरह से परिरक्षण प्रभाव पड़ता है, तो उसके कारण भी नाभिकीय आवेश जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है इनका जो है परमाणु आकार बड़ा होता है और कम नाभिकीय आवेश होता है। तो हम कहेंगे कम नाभिकीय आवेश तथा बड़ा परमाणु आकार, ठीक, के कारण देखिए नाभिकीय आवेश कम हुआ, परमाणु आकार बड़ा हुआ, नाभिकीय आवेश कम हुआ, तो क्या हो गया? अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, आराम से वो निकलेंगे, ठीक है। जैसे कि वो जो है पहुंच से दूर हैं, आकर्षण जो है, आकर्षण बल इस पर भी है लेकिन कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, आराम से ये इलेक्ट्रॉन निकल सकेंगे। जबकि ये जो बीच वाले हैं, अंदर वाले कोश हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि कम नाभिकीय आवेश और बड़े परमाणु आकार के कारण संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर क्या कहेंगे? नाभिक कम आकर्षण बल, नाभिक आकर्षण बल डालता है या आरोपित करता है, जो भी, ठीक। नाभिक कम आकर्षण बल डालेगा तो क्या होगा? आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। इसको मैं शॉर्ट, अच्छा ठीक लिख देती हूँ पूरा। आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। और नेक्स्ट लाइन देखिए, कह रहा है किंतु ये क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो हमें क्या है, क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना पड़ेगा। तो क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 होता है, यानी कि अंतिम कोश में, संयोजक कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको निकालना आसान होगा, है ना। ऊपर से क्षार धातु की तुलना में क्या होते हैं, इनकी साइज भी छोटी होती है ना। अभी हमने परमाणु और तथा आणविक त्रिज्या में देखा था ना कि आयनन एंथैल्पी जो है, जो क्षारीय मृदा धातु है उनके परमाणु आकार क्षारीय धातु से छोटे होते हैं, है ना। तो आकार कम होने के कारण, तो हम कहेंगे कि आकार छोटा होने के कारण क्षारीय मृदा धातु की एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी
क्षारीय धातु से अधिक होती है। ठीक है, देखिए इनमें एक ही होता है क्षारीय धातु में। क्षारीय मृदा धातु में क्या होता है, NH2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन जब फुलफिल रहेंगे तो क्या होता है, वो अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करता है ना। और ऊपर से क्या होते हैं कि ये जो है अधिक नाभिक बल जो है इन पर अधिक पड़ता है। ठीक है, तो नाभिक बल जो है अधिक पड़ता है तो इनका आकार छोटा होता है। क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में आकार कम, क्षारीय धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातु का आकार कम होता है ना। तो कम आकार यानी कि आकार छोटा होने के कारण, ठीक, क्षारीय मृदा धातु की आयनन एंथैल्पी जो है क्या होती है, क्षारीय धातु से अधिक होती है। छोटा होगा, नाभिक आकर्षण बल बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान नहीं होगा, है ना। यानी कि आयनन ऊर्जा जो है, ऊर्जा की मात्रा अधिक लगेगी। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम आयनन ऊर्जा होती है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो ऊर्जा होती है। ठीक है, यहीं से ये भी पूछा जाता है कि क्षारीय मृदा धातु की प्रथम आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती है, क्यों। ध्यान से सुनिए, क्षारीय मृदा धातु की प्रथम आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती है, क्यों। तो क्यों अधिक होती है, एक तो देखिए इनका जो है वो कोष फुलफिल्ड होता है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसलिए इनमें जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आराम से ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है ना। तो क्षार धातु क्या होती है, ये क्षार धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो क्या होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रथम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान जो है वो क्षारीय धातु की तुलना में इनका अधिक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन ऊर्जाएं घटती हैं। देखिए क्या होता है कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ जाती है ना। कोषों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, और कोष में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो सबसे लास्ट वाले कोष में क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा ना, लास्ट वाले कोष में नाभिक आवेश कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, परमाणु का आकार बढ़ा, तो क्या हुआ, नाभिक आवेश कम हुआ, जिससे क्या होते हैं कि सबसे नीचे वाला जो होगा, सबसे नीचे वाला इलेक्ट्रॉन नहीं परमाणु, सबसे नीचे वाला जो परमाणु होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि उसका नाभ की आवेश सबसे कम होगा। ठीक, तो सबसे कम होने के कारण क्या होगी, इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो घटती जाएंगी। ठीक, नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, है ना, नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक से दूरी बढ़ी, नाभिक का आकर्षण बल कम हुआ, और नाभिक का आकर्षण बल कम हुआ तो इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान रहेगा, और इसलिए कहा जा रहा है कि आयनन ऊर्जाएं जो हैं ऊपर से नीचे तक जाने में घटती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रत्येक तत्व में एक नया कोष जुड़ता जाता है। ठीक, नया कोष जुड़ता जाता है जिससे कि परमाणु आकार की वृद्धि होती है ना, परमाणु आकार की वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आवरणीय प्रभाव में भी वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि संयोजी कोश पर नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है ना। संयोजी कोश पर, जिससे संयोजी कोश पर नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है। नाभिकीय आकर्षण बल कम हो गया
यानी कि इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान हो गया। ठीक, तो इसलिए कहेंगे कि ऊपर से नीचे तक जाने पे क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन ऊर्जाएं घटती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, है ना, बस शॉर्टली समझ लीजिए इजिली में कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक में ऐड करना। तो उसमें भी क्या होती है, उसमें भी जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, है ना। तो जब तो चलिए लिखा हुआ है कि क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातुएं जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुएं अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो देखिए फिर से वही हम परमाणु और आयनिक त्रिज्या पहुंचेंगे कि परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इनकी कम होती है ना। क्षारीय मृदा धातु की परमाणु त्रिज्या क्षार धातुओं की तुलना में कम होती है। ठीक, कम होती है तो इसलिए क्या होते हैं कि इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है, कम नहीं अधिक होती है। ठीक है, आकार कम है इनका क्षारीय धातु की तुलना में। आकार किसका कम है, क्षारीय मृदा धातु का, यानी कि ये छोटे आकार के हैं। ठीक है, कोषों की संख्या भले अधिक है, नहीं कोष भी संख्या भी समान ही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इनकी भले ही अधिक है, लेकिन इनका साइज जो है क्षारीय मृदा धातु का साइज क्षारीय मृदा धातु की तुलना में कम होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये क्षार धातु है, क्षार धातु है और ये है क्षारीय मृदा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम होती है ना, इनसे जो है एक ये अधिक होती है, तो एक अधिक होती है, तो एक अधिक होने पर क्या होता है, नाभिक जो है इन्हें अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करता है। अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या घटेगी तो क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना आसान नहीं होगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने के लिए, इनमें इलेक्ट्रॉनों को जो है जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता जो है ये अधिक होती हैं, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। हम लिखेंगे क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुएं धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं कम होती हैं। ठीक, तो परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण ये जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो क्षारीय मृदा धातु हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान कम होते हैं। तो क्यों, तो हम कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, एक नया कोष जुड़ता रहता है, परमाणु आकार में वृद्धि होती है ना। वर्ग में प्रत्येक तत्व में नया कोष ऐड होता है, नया कोष ऐड होता है तो क्या होगा, परमाणु आकार में वृद्धि होगी। फिर क्या होगा, परमाणु आकार में वृद्धि होगी, नाभिकीय आवेश कम होगा, नाभिकीय आवेश कम होगा, नाभिकीय आकर्षण बल, ठीक, तो कहेंगे नाभिक का आकर्षण बल कम होगा। नाभिक का आकर्षण बल जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना आसान होगा। तो इसलिए विद्युत ऋणात्मकता के मान जो है वर्ग में ऊपर से नीचे तक जाने पर घटते हैं। विद्युत ऋणात्मकता
घटती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके रासायनिक गुण देखेंगे और साथ ही कुछ यौगिक। ओके।